अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रियाद आजिद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। प्रोग्राम है दी जर्नलिस्ट। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और साथ साथ ये दावे भी आपको सुनने को मिल रहे हैं रोज़ बरोज़ कि मुल्क में दहशतगर्दी का नेटवर्क, दहशतगर्दों का नेटवर्क बड़ी हद तक तोड़ दिया गया है। आज भी कराची में 3 क्रैकर धमाके हुए और इसमें ड्यूरेशन थी सिर्फ 2 घंटे की। इससे कबल भी हम देखते हैं कि कोयटा में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बम धमाके हो रहे हैं और उसमें हलाकतें भी हो रही हैं और उसमें जानी और माली दोनों नुकसान हो रहे हैं। दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी अपना काम कर रही हैं और बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, बहुत सारे नेटवर्क तोड़े हैं और उसके दावे भी आपके सामने हैं और यकीनन उस पर अमली जो काम है वो भी आपके सामने है। मैं आज इसी पे गुफ्तगू करूँगा कि ये दहशतगर्दों का नेटवर्क अपनी जगह मौजूद है और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी काम अपनी जगह मौजूद है। दोनों साथ एक साथ हो रहे हैं। DG ISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। हैदराबाद जेल के हवाले से ख़ास तौर से उन्होंने इंकशाफ किया है कि हैदराबाद जेल तोड़ने का एक मंसूबा था जिसे नाकाम बना दिया गया। मैं आज के प्रोग्राम में इसी ताल्लुक़ से बात करूँगा कि ये दोनों एक साथ कैसे सर्वाइव कर रही हैं चीज़ें या कैसे आगे बढ़ रही हैं। दहशतगर्दों की कमर किस हद तक तोड़ दी गई है, किस हद तक ये नेटवर्क बाकी है और अगर ये क्रैकर धमाके एक ही दिन में 2 घंटे के अंदर 3 धमाके कराची जैसे शहर में हो जाते हैं तो फिर सवालिया निशान है उस सिक्योरिटी एजेंसीज़ के दावे पे कि नहीं। गुफ्तगू मेरे साथ आज करेंगे कामरान रिजवी साहब। आप तजज़ियाकार हैं, मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि इनकी क्या राय है इस हवाले से। जनाब जावेद कुरैशी भी मेरे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक हैं। जावेद कुरैशी INP न्यूज़ एजेंसी के ब्यूरो चीफ़ हैं। इनसे इनकी राय लेते हैं और मेरे साथ बहुत मारूफ़ कराची के अखबार रोज़नामा जुर्रत के एडिटर मुख्तार आकिल भी तशरीफ़ रखते हैं। इनसे भी इनकी राय ले लेते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ भी मुख्तार आकिल साहब आप ही से कर लेता हूँ। सर, मेरा इंट्रो आपने सुन लिया। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, जो बुनियादी बात है कि दहशतगर्द अपनी जगह मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी अपनी जगह मौजूद है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये इसमें लेवल में कोई फ़र्क आप देख रहे हैं कि अगर आप प्रीवियस से कंपेयर करते हैं गुज़िश्ता दिनों से, तो आज के दिन तक कोई फ़र्क इसके अंदर महसूस हो रहा है आपको? रियाज, असल में दहशतगर्दी का अगर सिलसिला आप देखें तो ये 1979 के बाद से ऑनवर्ड ये चला हुआ आ रहा है। 1979 में जब अफ़गान वार शुरू हुई और रूस के ख़िलाफ़ एक जंग लड़ी गई, मुजाहिदीन क्रिएट हुए, उस ज़माने में तालिबान बनाए गए, तालिबान भी जो है वो आए। अच्छा, वो एक मकसद था कि जी रूस को शिकस्त देनी है और रूस को शिकस्त हो गई। वो मुख्तलिफ़ स्टेट्स में, रियासतों में तकसीम हो गया और अफ़गानिस्तान से उसका इनखला हो गया रूस का। लेकिन उसके बाद ये एक तरीके से समझिए कि दहशतगर्द जो थे ये या जो लड़ रहे थे मुजाहिदीन की शक्ल में या जो जिनको बाहर की बैकिंग हासिल थी, अब वो बेरोज़गार हो गए। उनके लिए कोई और मकसद नहीं रहा, किसी ख़ास मकसद के लिए उन्हें क्रिएट किया गया था कि रूस को शिकस्त देनी है। रूस को शिकस्त हो गई, रूस तकसीम हो गया। उसके बाद इनके लिए कोई नया काम क्रिएट नहीं किया गया। उस काम के लिए जो इन्हें वसाइल भी मुहैया किए गए, असला भी मुहैया किया गया। यानी उस ज़माने में जो हेरोइन की फैक्ट्रियाँ लगी वहाँ सरहदी इलाके में, पाक अफ़गान सरहद बॉर्डर पर, उससे पहले इस 79 से पहले 65 किलो अफ़ीम से 1 किलो हेरोइन बनती थी। लेकिन जर्मनी के एक साइंसदान ने 4 किलो हेरोइन से 4 किलो अफ़ीम से 1 किलो हेरोइन बना ली। उसे यहाँ लाया गया उस साइंटिस्ट को, उसके ज़रिए लेबॉर्ट्रियाँ कायम की गई हीरोइन की और वो लेबॉर्ट्रियाँ बनी और उससे वो हीरोइन फिर पूरी दुनिया में फैली। उस ज़माने क्या ये काम जो आप कह रहे हैं ये रियासती सतह पर किया गया? बदकिस्मती यही थी कि इसमें रियासत इन्वॉल्व हो गई थी। जनरल ज़िया-उल हक साहब उस वक्त सदर मुमलकत थे और ज़ाहिर अफ़गान वार के सारा जो था वो उनके दौर में ही वो लड़ी गई सारी जंग। तो रियासत का जो है वो रियासत का जो रोल था वो उस वक्त ये था कि जी रूस के ख़िलाफ़ जो है वो एक लड़ाई और वो सारी उन्होंने की। अच्छा, चलिए ये बन गई दहशतगर्द। अब उनका आप बकौल आपके बेरोज़गार हो गए, अब काम नहीं है उनके पास। अब वो
उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है। यू टर्न ले लिया अमेरिका ने भी और पाकिस्तान की रियासत ने भी यू टर्न ले लिया उनके खिलाफ। अभी गुज़िश्ता रोज़ ही मैं देख रहा था मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू किसी इंडियन चैनल के हवाले से, वो अखबारात में भी शाया हुआ कि उन्होंने कहा कि जैश मोहम्मद और इनको हमने ट्रेनिंग दी, हमारी एजेंसियों ने ट्रेनिंग दी। ये एडमिट कर रहे हैं, वो एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जब रियासत की सतह पर ये मामलात हैं तो फिर अब आप उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये एक बड़ा प्रॉब्लम इसीलिए आ रहा है कि ये ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं। आप देखें सद्दाम के ख़िलाफ़ जो फोर्स क्रिएट की गई थी सद्दाम हुसैन को शिकस्त देने के लिए, वो विदिन जो सारे मुसल्लह लोग थे। अब दुनिया में हो ये रहा है कि स्टेट फोर्सेस और नॉन स्टेट फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस वो जो गवर्नमेंट के या स्टेट के कंट्रोल में है, ठीक है, फ़ौज हो गई, पुलिस हो गई, रेंजर्स हो गई, मुख्तलिफ इदारे हो गए। नॉन स्टेट फोर्सेस वो जिन्हें ख़ास मकसद के लिए क्रिएट किया गया और जब वो मकसद पूरा हो गया तो बेरोज़गार हो गए। ठीक है, अब वो क्या करें? अब वो दहशतगर्दी करेंगे और दहशतगर्दी हो रही है। ठीक है, हो रही है। जावेद कुरैशी साहब, ये मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि वो दहशतगर्द, या कह लीजिए कि उस वक्त तो वो जहादी थे, उस वक्त तो आप एक मिशन लेके उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, उनको पैसा भी दे रहे थे, उनको हौसला भी दे रहे थे। आज जब आप उनके खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो वो रिएक्शनरी फोर्सेस बन के आपके ऊपर अटैक करते हैं या आपके अवाम पे अटैक करते हैं या आपकी रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप समझते हैं कि उनको रोका जा सकता है? अब इतना आसान है उनको रोकना? सबसे पहले तो रियाज आजिज़ साहब आपका और न्यूज़ बिज़नेस पिलर्स चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। क्यों नहीं रोका जा सकता? मतलब अगर रियासत चाहे तो सब कुछ हो सकता है। आपने देखा नहीं कि अभी ज़रब असम में क्या हुआ? रोका गया, नहीं रोका गया काफ़ी हद तक। आप इसी शहर में देख लें कि जो इस शहर में जो पहले ब्लास्ट होते थे, अब मेरा ख्याल काफ़ी दिन के बाद आज का इंसिडेंट हुआ और उसमें देखें कि उसमें कोई अल्लाह ना करे कोई कैजुअल्टी नहीं है। 2 बंदे इंजर्ड हुए, एक स्टूडेंट और एक पुलिस एहलकार। तो मतलब रोका तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए फिर ये कि एक परमानेंटली आपने जो है ना एक सिलसिले को जारी रखना होगा, इसको स्टॉप नहीं करना होगा, कहीं ब्रेक नहीं लगाना होगा और जो मसलहत से बालातर होकर के ये सब कुछ करना पड़ेगा। रोका क्यों नहीं जा सकता? मतलब ये बात तो एक कॉमन मैन भी कहता है अगर रियासत चाहे तो अपनी रिट हर जगह कायम कर सकती है। तो ये कितने दहशतगर्द होंगे? आप समझ लें थाउजेंड्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं लैक्स होंगे, कितने होंगे? अच्छा, आज के अखबार में आपकी न्यूज़ एजेंसी की एक खबर छपी हुई है जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में ये दहशतगर्द मौजूद हैं और ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये IT कोर्सेज किए हुए लोग हैं, ये MBA किए हुए लोग हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जब ये सूरत हाल है कि यूनिवर्सिटीज़ में इनकी रसाई है और इनकी अप्रोचेज़ हैं या इनका वहाँ पे इनके हम ख्याल लोग मौजूद हैं, तो फिर क्या आसान है आपके ख्याल? नहीं, आसान देखें, बात मुश्किल भी नहीं है। अगर आप ये कहेंगे अगर आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि इस पे बोल्ड स्टेप लेना होगा बगैर किसी रियायत, मतलब आइडेंटिफाई तो हो रहे हैं ना यूनिवर्सिटी में। जैसे अभी आपने कहा वो एक लड़का था, साद अजीज़ नाम था, क्या नाम था वो, जो सफूरा इंसिडेंट में जो इन्वॉल्व था, तो मतलब पता लग गया। और भी बहुत सारे हैं, मतलब VC तक के लेवल के लोग पकड़े गए जो सहूलतकार थे। तो कैसे पकड़े जा रहे हैं? ये आज जो कुछ DG ISPR की जो ब्रीफिंग थी उसने जो लोगों को डिक्लेयर किया है, तो वो जाहिर सी बात है कि पकड़े गए हैं ना। अगर अल्लाह ना करे वो इंसिडेंट हो जाता तो कितना लॉस होता, ये तो आप ठीक से बेहतर जानते हैं। कामरान नज़ीर साहब, DG ISPR की आज कराची में एक प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, ख़ास तौर से हैदराबाद के इंसिडेंट के हवाले से कि एक वाक़या होने वाला था, उसे रोक दिया गया। किस हद तक ये सिक्योरिटी फोर्सेस इस काम में, इस अपने मिशन में कामयाब हुई हैं कि उन्होंने दहशतगर्दों को कन्फाइन किया और दहशतगर्दों को जो है एक उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क के ज़रिए बेनकाब किया? किस हद तक आप समझते हैं कामयाबी है? 10 से 12%। इससे ज़्यादा हमने अभी तक कंट्रोल नहीं किया दहशतगर्दी को। हमारे यहाँ मसाइल जनरल ज़िया के दौर से, जैसा कहा जावेद भाई ने या मुख्तार आकिल भाई ने, कि जनरल ज़िया का दौर बेसिक है हमारे यहाँ। अगर हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो हम दहशतगर्दी से लड़ ही नहीं सकते। वक्त के साथ साथ जनरल ज़िया का दौर सोचो आप, 78-79 यानी और पीछे से थे वो। उस वक्त से आज 2016 है, तो जो लोग वहाँ पर जंग लड़ रहे थे वो जिहाद नहीं था, वो तो अमेरिकन जंग थी। लेकिन एक चीज़ और है ना सर, वो तो बात हो गई, मुख्तार आकिल साहब ने भी कह दिया, इन्होंने भी उसको आगे बढ़ा दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो जो दहशतगर्द थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी, उनका तो शेप कुछ और था, वो मज़हब के नाम पर वो गैदर हुए थे, लेकिन उसके अलावा ज़बान के नाम पर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, जो और दीगर हवालों से दहशतगर्दी कर रहे हैं, अगवा बराए तावान के हवाले से दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनको क्या नाम देंगे आप? और ये क्या रियासत ने बनाए? हम सिर्फ उन्हें दहशतगर्द कहते हैं।
माशरे में दहशतगर्दों का कोई काम नहीं। अगर आप एक अच्छा माशरा बना रहे हैं, एक अच्छा माशरा बनाने जा रहे हैं, तो आपको दहशतगर्दों से मेरा सवाल ये है कि वो दहशतगर्द किसने बनाए? जाहिर है, जो आपको भी पता है, मेरे इल्म में भी है कि सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ जो लोग मौजूद हैं, जो ताकतवर लोग मौजूद हैं, जिन पर कोई कानून अमल नहीं करता, वो लोग बनाते हैं ये सब। कोई भी दहशतगर्द, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, किसी भी मजहबी जमात से हो, जब तक उसे सपोर्ट हासिल नहीं होगी वो दहशतगर्दी कर ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। मुख्तार आकिल साहब, ये सिलसिला तो पाकिस्तान में एक तवील अरसे से जारी है, दहशतगर्दी हो रही है और हम उसका शिकार हैं। अब जब ये सवाल उठता है कि DG ISPR आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि हमारी ये पोजीशन है और हमने ये काम कर लिया है, अब उसमें एक तासुर ये कहीं ना कहीं क्रिएट तो हो रहा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं पीछे खड़ी है और हुकूमत और जो फोर्सेस हैं वो आगे हैं और वो ऑपरेशन भी कर रही हैं और साथ साथ अपना जो भी उन्होंने किया है, जो कारकर्दगी है, उसको भी उनको खुद बताना पड़ रहा है। क्या हुकूमत की पॉलिसी इस हवाले से नाकाम है या उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही है आपके ख्याल में? DG ISPR ने तो इस मौजू पर जो बात की है और हैदराबाद जेल तोड़ने की जो बात हुई है, शेख उमर आपको पता है हैदराबाद जेल में मुक़य्यद है। शेख उमर वो शख्स है कि जो डेनियल परल के कत्ल केस में वो इन्वॉल्व है और उसी केस में वो अंदर बंद है। उसके साथ 2 और बंदे होते थे, एक नईम बुखारी और एक जो है वो फजल करीम करके। अच्छा, दोनों भी 1-1.5 साल बंद रहे, इन्हें भी गिरफ़्तार किया गया था, फिर इन्हें छोड़ दिया गया। सज़ा और जज़ा का जो निज़ाम है हमारे यहाँ पर, जो सज़ा का जो निज़ाम है, जो कानूनी जो निज़ाम है, ये जो पेशावर का जो वाक़या हुआ है स्कूल का, आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, उसके मुल्ज़िमान पकड़े गए, उन्हें सज़ाए मौत भी हो गई, लेकिन हमारी अदालत ने उस सज़ाए मौत पर अमल दरामद रोक दिया। क्यों रोका, क्या उसकी वजूहात हैं, वो एक कानूनी बहस है कि उसके अंदर जो है वो शवाहिद या जो भी सारी चीज़ें हैं। बात सारी जो है सज़ाओं की है कि सज़ा का जब तक निज़ाम सही तरह से राइज नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जो ISPR खुद आकर फ्रंट लाइन पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग कर रही है, हुकूमत क्या ISPR के मौक़िफ़ को प्रॉपर तरीके से नहीं आवाम तक ला रही, तो वो मजबूरन खुद फ्रंट पे आके बातें करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को करनी पड़ती है? नहीं, ये जो मनसूबा जो पकड़ा गया है, इसमें हमारी एजेंसियां जो हैं उनका मेन किरदार है। हमारी एजेंसियों से मुराद ये कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं अदर देन सिविल एजेंसियां, उनका किरदार है, उन्होंने ये मनसूबा पकड़ा है। और चूँकि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हीं के पास, ये सारी रिपोर्ट उन्हीं के पास थी, लिहाजा इस पर बेहतर वही बोल सकते थे। एक चीज़ जो है वो जो चूँकि नहीं, इससे पहले नहीं हुआ ना, ISPR डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ ना इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अगर वो पकड़ते थे तो उसको DG रेंजर्स रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, इस सतह पर बात हो रही होती थी, लेकिन ये तो एक स्टेप आगे। ये बहुत बड़ा वाक़या होने जा रहा था। 90% ये लोग कामयाब हो गए थे। आपको याद होगा कराची जेल भी तोड़ने की कोशिश हो रही थी, जिसमें पीर इलाही बख्श कॉलोनी के घर से और अंदर गड्ढा खोदा जा रहा था और वहाँ तक पहुँचना था उन्होंने, कि वो तकरीबन पहुँच गए थे कि वो उसमें वो पकड़े गए वो लोग। तो ये चूँकि 90% कामयाबी इसमें जो है वो उन्हें दहशतगर्दों को हो चुकी थी। और ये सारा जो क्रेडिट जाता है, ये जाता है इंटेलिजेंस एजेंसियों की कारकर्दगी को, कि उन्होंने इसको इस वाक़े को, और 3 वो जो मुल्ज़िमान हैं वो तो यानी मीडिया के सामने पेश भी किए गए, जो 3 इस केस में जो इन्वॉल्व है। तो ये चूँकि इसमें ताल्लुक़ उन्हीं का बनता है सारा, तो मेरा ख्याल ये है कि इसमें ये रास्ता इख्तियार किया गया कि जनरल आसिम ने ख़ुद जो है वो इसमें जो है वो गुफ्तगू की। अच्छा, इंटेलिजेंस के हवाले से इन्होंने बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है कि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कैसे परफॉर्म कर रही हैं। और अभी आपने 2 रोज़ कबल सुना होगा, देखा होगा टेलीविज़न पे भी, अखबारात में भी ये चीज़ शाया हुई है कि IB के सरबराह ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इतनी आसानी से अब ख़त्म नहीं हो सकती, 10 साल लगेंगे, उन्हें 10-12 साल। ये बात ओबामा ने कुछ अरसे पहले कही थी, तो हमने आपके पूरा मीडिया चीख उठा था। तो हम सच्चाई को कबूल कर लें कि भाई ठीक है, 10-12 साल तो हमें दहशतगर्दी बर्दाश्त करनी ही है, क्या करें? नहीं, ये आप मतलब उन्होंने तो अपनी एक ओपिनियन दी है ना, अब हम उस पर तकिया करके तो नहीं बैठ सकते। IB का सरबराह कह रहा है भाई, ये कोई आम आदमी नहीं है। देखिए, IB का सरबराह का कोई लफ्ज़, कोई हुर्फ़े आखिर तो नहीं है ना,
उसने एक ओपिनियन दिया कि नहीं हो सकती। अब उसके लिए एफर्ट्स करने चाहिए कि अगर उसने 10 साल का टारगेट दिया, आप उसको 5 साल में अचीव करें, 2 साल में अचीव करें, या ये कि आप यही माइंड बना के बैठे रहेंगे कि जी चूंकि आईबी के डीजी ने ये बात की है तो हम 10 साल। देखिए वो तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं ना, आप थोड़ा सा इसको इस एंगल पे देखिए कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब आ गई कि 10 साल तक वो कह रहा है कि हमें काम करना पड़ेगा, वो ये नहीं कह रहा कि हमें हाथ बांध के बैठ जाएं, वो कह रहा है 10 साल तक काम करेंगे तो फिर कामयाबी हमारी शुरू होती है। तो वही बात जब ओबामा ने कही थी तो पूरा पाकिस्तान का मीडिया ये चीख रहा था कि ये पाकिस्तान में साजिश कर रहा है। तो अब क्या डिफरेंस है उस ओबामा की बात में और आईबी के सरबराह की बात? ओबामा ये बात अमेरिका में बैठ करके कर रहा है, तो वहां से अगर वो ये बात कर रहा है तो फिर ये बात, एक और बात पैदा होती है कि वो ये पाकिस्तान के बारे में कैसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है। डिफरेंस बताइए ना सर मुझे। सर मैं आपके पास डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है? मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, उस वक्त बात अधूरी रह गई कि प्रेसिडेंट ओबामा ने जो कुछ कहा उसको हमारे डायरेक्टर आईबी ने उसको ओके कर दिया कि हाँ जी बिल्कुल 10-12 साल लगेंगे हमें। बात ये है, देखिए मैं मुस्तकिल एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए दहशतगर्दों की तादाद एक तो कम नहीं है। आपने मुझसे सवाल किया था कि कितने फ़ीसद इनको कामयाबी हुई है। 78-79 से 2016 तक सिर्फ पाकिस्तान ने दहशतगर्द बनाए, कोई दूसरा काम नहीं हुआ हमारे मुल्क में। ना हमने सियासत की, ना हम समाज की तरफ गए, ना हमने अपने आप को बेहतर किया। हमें एक खुला माशरा मिल गया, आज़ाद माशरा था, जिसका जिस तरफ ध्यान उठा वो उस तरफ चल दिया। तो वो सारी सिचुएशन को, जो उन सब चीज़ों को हम महसूस करते हैं, नज़र आता है तो हम तो अपने आप को नाकाम कहते हैं, हम कामयाब नहीं हैं। वो 10-12 साल कह रहे हैं, मेरे हिसाब से तो शायद 15 से 20 साल लगे पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाने में। हमें अपने आप को शो करना है, हमने अपने आप को दुनिया में मनवाना है कि हम एक कौम है। अगर हम इसी तरह और इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे, जो बड़ी मुश्किल से 10 से 12% कामयाबी हुई है, हम समझ रहे हैं कि हमने कोई तीर मार लिया, हम कामयाब हो गए। हम कोई कामयाब नहीं हुए अभी तो इब्तिदा है। उस पर आपने खुद सवाल किया अभी मुझसे कि साहब वो कौन से लोग हैं जो ये नाम मजहबी लोगों को बनाते हैं या ज़बान की बुनियाद पर जिन लोगों को दहशतगर्द बनाया दिया जाता है। अब आप खुद सोचो कि जब ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है तो हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? ये मैंने सवाल मुख्तार आसिफ साहब से किया था ना कि वो मुतमईन नहीं है कोई मुतमईन नहीं। बात ये कि कौम मुतमईन नहीं है, अवाम मुतमईन नहीं है। हम तो कौम के लोग हैं ना, हम अवाम के लोग हैं। जो अवाम सोच रही है हम तो वो कहेंगे, और जो हम सोच रहे हैं वो हमें नज़र ही आ रहा है कि बजाय इसके कि कोई सियासी कारकुन कहे, बजाय इसके कि कोई सियासी रहनुमा कहे, रहनुमाओं का आलम यह है कि आसिफ जरदारी पोजीशन आपके सामने, नवाज शरीफ एक नया एंगल है साहब, वो LNG का CLNG जो भी उन्होंने अभी कतर से साइन की हैं। यानी हमारे यहाँ मुस्तकिल जो है वो इस टाइप की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि हम समझ रहे हैं कि हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं दहशतगर्दों से। हमारी जो पूरी ज़िंदगी गुजर गई, यानी मेरी, आपकी, मुख्तार भाई की, जावेद भाई की, हमने तो जिद्दोजहद की ना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। तो हमारी वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमें कोई सियासी रहनुमा नज़र नहीं आ रहा। अब आपने खुद कहा, देखें जब आप मदरसे को बंद करने की कोशिश भी करते हैं तो सानिया 4 सद्दा हो जाता है। आप फिर किसी एक मदरसे को बंद करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह रहम करे जामिया कराची हाजिर है। आपके यहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, पुलिस ने आपके हाथ खड़े किए हुए। नहीं, पुलिस पे तो खुद हमले मुख्तार आकिल साहब हो रहे हैं। तो वो सिक्योरिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो पुलिस के ऊपर हमले, फौज के ऊपर हमले, रेंजर्स पे हमले, ये तो कॉमन सी बात हो गई पाकिस्तान के अंदर। जो इदारे आपको तहफ़्फ़ुज़ देने के जिम्मेदार हैं वो खुद हमलों का शिकार है। तो ऐसी सूरत में आप सवाल मैं आपसे कर लूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो नेटवर्क है वो, उसके ऊपर जो आपने बात की, इनमें कोऑर्डिनेशन सर कितना है? आप अपना जो बात देखिए IB के सरबराह जाके करते हैं, उसके अगले दिन जाके दूसरी बात हो जाती है। दो अलग अलग रुखों पे चल रहे हैं या आपस में कोई कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस एजेंसी का नज़र आता है आपको? बदकिस्मती से कोऑर्डिनेशन तो नहीं है। हर एजेंसी अपने महवर पर काम करती है, उसका अपना एक दायरा कार है। कोई इंटरनल सिक्योरिटी देखता है, कोई एक्सटर्नल सिक्योरिटी देखता है, और कोई ओवरऑल पॉलिटिकल माहौल को जो है वो देखता है, सियासी जमातों को देखता है। इस तरह से हर एक के अपना अपना एक दायरा है, उस दायरे में रहकर काम करते हैं और उसमें जो है वो। लेकिन अगर आप देखें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब सदर मुमलकत थे तो 4 बार तो हमले खुद ही नहीं पे हुए थे। ठीक है, जब ये तो जनरल भी थे, ये सदर मुमलकत भी थे, फिर भी 4 दहशतगर्द हमले इन पर हुए। ठीक है, और जिसमें इनकी जान बची और ये अल्लाह ताला ने इनको बचाया। तो यहाँ जो है वो अच्छा चलें, ये तो हमारा मुल्क है कि यहाँ हम अफ़गानिस्तान की जंग में बराह रास्त शरीक रहे, रूस का रहा सारा सिलसिला। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में इंदिरा गांधी दहशतगर्द हमले का शिकार हुई।
इंदिरा गांधी का बेटा राजीव गांधी दहशतगर्द हमले का शिकार हुआ, संजय गांधी तैयारी के हादसे में जो है वो हलाक हुआ। तो इंडिया में तो बाकायदा ये चीज़ें जो है वो, यानी वहाँ की एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो दहशतगर्द हमले का शिकार हुई, दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा था राजीव गांधी, वो दहशतगर्द हमले का शिकार हुआ। तो दहशतगर्दी का जो ताल्लुक़ है, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि इसमें स्टेट फोर्सेस और नॉन स्टेट फोर्सेस जो हैं उनका हमें तयन करना चाहिए कि जी स्टेट फोर्सेस जो हैं वो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की एक्सटर्नल और इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको सेफगार्ड करते हैं और उसकी लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन जो नॉन स्टेट फोर्सेस जो जनरेट हो रही हैं, दाइश जो शाम में जो काम कर रही है या इराक़ में जो काम कर रही है, या बुको हराम जो काम कर रही है, या अल शहाब जो काम कर रही है, या इस तरह से जो है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, इंडिया में नेक्स्ट माओ तहरीक या इस तरह की जो नॉन स्टेट फोर्सेस हैं, नॉन स्टेट फोर्सेस को असला कहाँ से आता है और असला बनाता कौन है और असला सप्लाई कौन करता है और कौन बेचता है? वो तो सारी दुनिया का देखें, वो तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, लेकिन हम तो पाकिस्तान डिस्कस कर रहे हैं ना। मैंने आपसे पूछा था, मैं वो सवाल आपसे जावेद साहब करना चाहता हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन है आपका एजेंसीज़ का, आपस का एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन, वो क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो फिर क्या हमेशा के लिए ये सोच लिया जाए कि ये हो नहीं सकता या इसका कोई इम्कान भी है? नहीं, तो एजेंसीज़ तो ये दावा करती हैं कि जी हमने सुपीरियर एजेंसीज़ की उस पर जो है इंफॉर्मेशन पे हमने ये ऑपरेशन किया या जो भी कुछ हमने जो एक्शन किया वो किया। कोऑर्डिनेशन तो है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जाहिर सी बात है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो है ना, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है। अब कुछ लोग, अब ये भी बात सामने आती है कि एजेंसीज, अब देखिए मैं आपसे सवाल बिल्कुल डायरेक्टली कर लूँ। कुछ एजेंसीज इस फेवर में हैं कि फला को हाथ ना लगाया जाए। मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मजहबी एलिमेंट्स हैं, जो वांटेड है दुनिया में। अब जैसे मौलाना अजहर की आप बात कर लीजिए, मौलाना अजहर को क्लियर करार दे दिया गया, मौलाना मसूद अजहर को क्लियर करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा, अब इन जैसे लोगों को आप असासा समझते हैं, एक एजेंसी असासा समझती है, दूसरी एजेंसी कहती है ये दुश्मन है, तो फिर मौलाना अब्दुल अजीज़ का ऐसी सूरत में क्या करें? नहीं, जब कोर्ट एक आदमी को क्लियर कर रही है, आपकी सुपीरियर कोर्ट जो है, जब वो वहां से क्लियर होकर आ रहा है, तो फिर आप उस पर कैसे हाथ डालेंगे? सर आप इससे मुतफिक हैं? एक एजेंसी कहती है कि मौलाना अजहर जो है हमारा असासा है, दूसरी कहती है भाई मुशर्रफ कह रहा है कि ये मुझ पे हमला किया है, ये जुल्म पाकिस्तान का दुश्मन है, मेरा दुश्मन है, इसको मार दो, या ये दहशतगर्द है, और दूसरी एजेंसी कह रही है ये असासा है। तो फिर आप मुझे बताइए। हमारा यही रवैया तो काबिल मजम्मत है, शर्मनाक है कि हम दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ हीले बहानों से। मौलाना अब्दुल अजीज़ सबके सामने, या जिनका भी आप मौसूफ़ का नाम ले रहे हैं, किसको नहीं पता, लेकिन हमारा अलमिया यही है कि एक वही कि साहब कोई एजेंसियों ने अच्छा, इसमें भी डिफरेंस देख लीजिए। मुशर्रफ का कल के स्टेटमेंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो उन्होंने कहा कि मौलाना मसूद अजहर जो है ये दहशतगर्द है, लेकिन हाफिज़ सईद को उन्होंने कहा ये हमारा असासा है, ये तो ज़बरदस्त आदमी है, ये तो जहाद कर रहा है। अब आप देखिए, ये वहाँ पर डिफरेंस ये है कि जिस आदमी के सपोर्टर मुशर्रफ साहब हैं वो अच्छा है, जिसके वो खिलाफ हैं वो खिलाफ है। तो ये रवैये, ये सोचे तो एजेंसीज में मौजूद हैं, तो फिर हम इसी पे तो बात कर रहे हैं। तो हम तो अब आप मुझे बताइए कि क्या ये इसमें कोई बेहतरी का चांस नजर आ रहा है? अगर सूरत हाल ऐसी रहती है, कह रहा हूँ कि देखें 10-12 साल कम बताएं, इसने आईबी के डायरेक्टर ने भी एहतियात से काम लिया और प्रेसिडेंट ओबामा ने भी बहुत एहतियात से काम लिया, वरना हमारे मुल्क में 20 से 22 साल कम अज कम चाहिए। जावेद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं ऐड ये करना चाह रहा था कि मौलाना अब्दुल अजीज ने तो मुशर्रफ को माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ समेत जिन से भी मेरे इख्तिलाफात मुशर्रफ को माफ़ करने का नहीं है, हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात कर रहे हैं। मतलब वो एक सपोर्ट लेने वाली बात है ना, कि अभी जैसे आपने कोट किया कि मुशर्रफ साहब हाफिज सईद के हामी है, तो अब उन्होंने भी कुछ सोचा होगा मौलाना अब्दुल अजीज ने कि यार जब उस तरफ अगर कोई सेटिंग बन सकती है तो मैं भी अपनी सेटिंग बनाऊं। उन्होंने भी फिर अपना जो है ना, वो सेटिंग पे ही तो पहले जी रहे थे, और कौन से नहीं, लेकिन अब तो एक चीज क्लियर हो गई ना, उनका भतीजा उनका एनिमी हो गया। उसने कहा जी मेरे वालिद को क्यों मरवा दिया गया, गाजी अब्दुल रशीद को, फैमिली में डिस्प्यूट हो गया। ठीक तो मतलब अच्छा, मुख्तार अकील साहब, ये एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिए कि जनरल राहिल शरीफ ने गुज़िश्ता चंद दिनों में जो उन्होंने मुसलसल बयानात दिए हैं, वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के हवाले से बात की है। उन्होंने 2-3 दफ़ा, यानी पिछले एक हफ़्ते के दौरान उन्होंने 2 या 3 दफ़ा ये बात दोहराई है कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ पाकिस्तान में फंडिंग कर रही हैं, पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन कर रही हैं और पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ पर नज़र रखने के लिए क्या हमारा फ़िनोमेना नाकाम हो गया है? क्या हमारा जो तरीक़ेकार है वो कामयाब नहीं है?
जी, एक्चुअली जनरल साहब तो खैर ज़ाहिर है जैसा आपने फरमाया कि 2-3 बार जो है इस तरफ निशानदेही कर चुके हैं कि बैनुल-अक़वामी एजेंसियाँ, और यहाँ इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो पोजीशन है वो समझे बाद दफ़ा जो खूबसूरती होती है ना, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, जिसने डाली बुरी नज़र डाली। तो पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो है वो इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत है कि इसके एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, उधर रूस है, ऊपर शुमाल में जो है चाइना आ जाता है, नीचे जुनूब में ईरान आ जाता है, चारों तरफ से जो है वो तो सारे लोग बुरी नज़र डाल रहे हैं बकौल आपके, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है इसको काम को देखने की या मुल्क को सिक्योरिटी फराम करने की, तो वो बाहर की एजेंसीज आके आपके मुल्क में काम कर रही हैं और हम उससे बेखबर हैं या हमें काम होने के बाद पता चलता है? मैं इस पर बात करता हूँ। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे मैं जा रहा हूँ, गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करते हैं और इसी सवाल से दोबारा बात शुरू करेंगे। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आप सबको खैर मकदम कहता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है हमारी दहशतगर्दी के हवाले से। गुफ्तगू में शरीक हैं आज के प्रोग्राम में कामरान रिजवी साहब, जनाब जावेद कुरैशी साहब और जनाब मुख्तार आकिल साहब। मुख्तार आकिल साहब, ब्रेक से कबल जो बात हो रही थी आर्मी चीफ़ के बयान के हवाले से मैंने बात की कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम यह है कि वो मामलात को सिक्योर करें। आपके मुल्क में दूसरी एजेंसियाँ आके काम करके चली जाती हैं, जब वो काम करके चली जाती हैं या करवा लेती हैं आपके लोगों से, तो आपको पता चलता है ये काम हो गया। तो ये कैसे फिर पॉसिबल है फ्यूचर में कि हम क्या इसको कवर कर सकते हैं, इस मामले को ख़त्म कर सकते हैं? आर्मी चीफ का 2 दफ़ा इस हवाले से बयान आ चुका है इस एक वीक में। रियाज भाई, बाहर की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसको इंटरनल सपोर्ट ना मिले। आप देखें, मोहम्मद बिन कासम जब यहाँ आए, सिंध में हमला हुआ है, तो उस वक्त बुद्ध जो थे, बुद्धिस्ट जो थे, उस वक्त जो बुद्धिस्ट थे, हिंदुओं ने उन पर मुजालिम की इंतहा की हुई थी। वो बुद्धिस्ट वो राजा दाहिर के ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने जो एक्सटर्नल फोर्स आई थी मोहम्मद बिन कासम की, उसका साथ दिया। राजा दाहिर को भागना पड़ा सिंध से और मुल्तान जाके वो जो है वो उसको शिकस्त हुई। इंटरनल अगर बुद्धिस्ट की सपोर्ट हासिल ना होती तो मुमकिन है कि मोहम्मद बिन कासम, क्योंकि इससे पहले भी हमलावर यहाँ आते रहे थे अरबिस्तान से, लेकिन मोहम्मद बिन कासम ही सिर्फ कामयाब सिर्फ इसलिए हुए कि इंटरनली बुद्धिस्ट जो थे वो उनके साथ मिल गए थे और उनका जो है वो साथ दिया था। बगदाद का आप देख लें वाक़या कि वहाँ अगर इंटरनल सपोर्ट ना मिली होती तो हलाकू खान जो है इतने आसानी से ये एस्पेक्ट तो दूसरा है ना कि आप रियासत को बचा रहे हैं और रियासत के दुश्मन उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, ये साजिश कर रहे हैं। अब उसको साजिश को कैसे रोका जाए? इंटरनल लोग जो तो कैसे पकड़ेंगे उसको? अभी वही तो बात हो रही है कि खुद आप जिसको चाहते हैं दहशतगर्द कहते हैं, जिसको चाहते हैं आप कहते हैं कि असासा है। तो फिर ऐसी सूरत में तो ये बात 10 साल बाद भी इसी तरीके से रिपीट हो रही है। नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत क्यों पड़ी और एपेक्स कमेटियाँ कायम करने की ज़रूरत क्यों हुई? एपेक्स कमेटियाँ चारों सूबों में और वफाक में काम कर रही हैं, जिसमें आर्मी भी शरीक है और सिविलियन भी शरीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल सिविलियन वो फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से आर्मी को भी उसमें जो है वो आना पड़ा और एपेक्स कमेटियाँ कायम हुई। खुद आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ कई मीटिंग्स में खुद भी जो है वो शरीक रहे, सिंध आकर भी वो जो है शरीक हुए। तो सिविलियंस के साथ कोर कमांडर साहब भी बैठते हैं, डीजी रेंजर्स भी बैठते हैं। यानी जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। सिविलियन सेटअप में ही वो तलाश करती हैं फॉरेन एजेंसियाँ। 2009 में फ़ौजी इदारों पर जितने हमले हुए इस मुल्क में, इतने हमले जो है वो सिक्योरिटी इदारों पर पहले नहीं हुए थे। 2009 में क्यों हुआ? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि उस गैर मुल्की सपोर्ट, मैं जावेद कुरैशी से पूछ लूँ, गैर मुल्की एजेंसीज तो उनका तो जिसने डाली बुरी नज़र डाली उसी बात को आगे बढ़ा कि भाई उनका तो काम, वो तो दुश्मन है ना आपके, वो तो करेंगे ही आपके खिलाफ साजिश, वो तो आपकी दुश्मनी में इंतहा तक जाएंगे ही। लेकिन क्या वो जो लोकल सपोर्ट है वो आप उन एजेंसीज को मिल रही है? उस लोकल सपोर्ट को कैसे सरफेस से ख़त्म किया जाए कि गैर मुल्की एजेंसियाँ पाकिस्तान में साजिशें ना कर सके?
देखिए, जब तक लोकल सपोर्ट डिस्क्लोज नहीं होगी, आप उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? आप किसी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फलां एक्सटर्नल एजेंसीज़ के लिए काम कर रहा है? सबसे पहले तो उनका आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है ना, कि भाई कौन लोग हैं उनके एजेंट बैठे हुए जो उनके लिए काम कर रहे हैं। जब तक उनका पता ही नहीं चलेगा, आप किस पे एलिगेशन लगाएंगे? और जाहिर सी बात है कि जब वो यहाँ रह करके इन कंट्री वो ये काम कर रहे हैं, तो जो बाहर की फोर्स है वो भी तो इतनी मजबूत है कि उनकी इस पैमाने पे फंडिंग कर रही है या उनको इतनी सपोर्ट कर रही है कि कोई उन पे हाथ ना डाल सके, या वो जो है ना वो डिस्क्लोज ना हो सके, या वो पॉइंट आउट ना हो सके। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं बाज़ मोहम्मद खान, ANP के सेनेटर हैं। इनसे बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम सलाम। सेनेटर साहब, हम बात कर रहे हैं दहशत गर्दी के हवाले से और दहशत गर्दों के नेटवर्क के हवाले से कि वो तोड़ भी दिया गया है और दहशत गर्दी का सिलसिला भी मुल्क भर में जारी है। पेशावर में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में भी हो रहा है, कोयटा में भी हो रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे इसी तरीके से, जैसे कि IB के सरबराह ने कह दिया है कि 10 साल तक ये दहशत गर्दी इसी तरह चलती रहेगी? देखिए साहब जी, कि ये जो लोग कह रहे हैं कि आपके इदारे ऐसे कह रहे हैं कि हमने दहशत गर्दी को खत्म कर दिया या कम कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। दहशत गर्दी मेरे ख्याल में खत्म नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता कुछ अरसे के लिए जितर जितर हो गई थी, लेकिन अब दिल जमा होना शुरू हो गई है। हमारे सूबे में पश्तूनख्वा में आप देखें ना, रोजाना टारगेट किलिंग होती है, यूनिवर्सिटियों पे बच्चों पे हमले किए जाते हैं और इनको शहीद किया जाता है। नागरा ऑफिस पे हमला किया गया और नागरा ऑफिस में तकरीबन 30 के करीब लोगों को शहीद किया गया। तो मैं किस तरह या कोई किस तरह कह सकता है कि दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया या उसको खत्म किया जा रहा है? मेरा तो ये ख्याल है कि दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है और भी इसको ज्यादा किया जा रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि दहशतगर्दी को अगर फ़रोग दिया जा रहा है बकौल आपके, और ये भी साथ साथ दावे किए जा रहे हैं कि दहशतगर्दों का नेटवर्क हमने तोड़ दिया है, तो फिर कौम क्या माने, लोग क्या, किस बात को सच तस्लीम करें? आवाज नहीं आ रही, आवाज। मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर लोग क्या बात सही माने, किस हवाले से, कि क्या दहशतगर्दों का वाकई उनके खिलाफ ऑपरेशन करके उनका नेटवर्क तोड़ा गया है? आप कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को प्रमोट किया जा रहा है, तो बड़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। प्रमोट तो इसलिए किया जा रहा है कि हम तो देख रहे हैं, हम तो उसको देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा है, हमारे लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल किया जा रहा है। अभी कल न परसों हमारे एक बहुत बुजुर्ग ताजिर को पेशावर में टारगेट किलिंग के जरिए शहीद किया गया और यूनिवर्सिटी पे हमला किया गया और क्या बनाया गया। अच्छा, कौन पे कोक था, धुन थी, कौन करवा रहा है ये, कौन कर रहा है सर, ये फरमाइए। उसके जने पे इस देश पे हमला किया गया। कौन? मैं किस तरह ये कह सकता हूँ कि दहशतगर्दी को या तो कंट्रोल किया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है? ना तो कंट्रोल कर रहे हैं और ना इसको खत्म कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कौन कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं कि प्रमोट किया जा रहा है और हमारे लोगों को मरवाया जा रहा है, कौन कर रहा है ये काम? ये एक अजीब सा सवाल है कि मुझसे पूछा जाता है कि ये उसको कौन कर रहा है। ये तो रियासत के अदारों का काम है कि वो उसको देखे कि ये दहशतगर्दी को फरोग कौन दे रहा है और कौन कर रहा है, क्या इसमें बैरूनी खास है या यहाँ पे उसके सहूलतकार मौजूद है। सर, जब आप ये कहते हैं कि हमारे लोगों को मरवाया जा रहा है, तो इसका मतलब है आपका इशारा किसी कुव्वत की तरफ होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हुकूमत कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की या कोई और कर रहा है? नहीं, मैं इस तरह नहीं कह सकता कि ये हुकूमत पख्तूनख्वा कर रही है, लेकिन कुछ लोग, कुछ अनासर ऐसे जरूर है इस सूबे में है और ज्यादातर हमारे सूबे पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में कि वो ऐसा कर रहे हैं और इसमें बहुत से अदारों के हाथ हो सकते हैं। अच्छा, आप मुतमईन नहीं है मजमूई तौर पे सिक्योरिटी एजेंसीज की कार्रवाइयों से या ऑपरेशन से? मुतमईन क्या नहीं हो सकता? आप ये लोग हमें मुतमईन करें ना, ये हमें मुतमईन कर ही नहीं सकते। जब हम अपने बच्चों को फोन में तनता हुआ देखते हैं
तो हम किस तरह मुतमईन हो सकते हैं? सो दहशतगर्दी तो सिर्फ ANP के खिलाफ नहीं हो रही है, तो पूरी मुल्क में ये लहर चल रही है, तो आप सिर्फ अपने खिलाफ क्यों कह रहे हैं इस बात को? देखे ना कि सारे मुल्क में होगी या नहीं होगी, हम तो उसको अपने एंगल से देख रहे हैं, कहीं और नहीं देख रहे। यानी दूसरे मुल्क से कोई आपका ताल्लुक नहीं, आप कह रहे हैं होगी नहीं होगी। ना दिल चाहता है कि मैं ये कहूँ कि पंजाब में नहीं हो रही, लेकिन हमारे हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उसको तो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात साहब आपका। ये गुफ्तगू आपने सुन ली कामरान रिजवी साहब बात साहब की कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यानी वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि दूसरी जगह ऑपरेशन हो रहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं हो रहा, मेरे यहाँ ये हो रहा है कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनके सहूलतकारों को। सही है उनकी बात, इंतहाई दुरुस्त बात कर रहे हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। देखें, मैं भी अगर कराची में हूँ तो कराची में जहाँ कत्ल गारतगरी होती है तो मैं अपनी बात करूँगा, वो अगर KPK में मौजूद हैं या कोयटा में मौजूद हैं तो वो अपनी बात कर रहे हैं, उस नाते से आप इस बात को देखें। वो ये नहीं कह रहे कि साहब कहीं भी हो रही है तो वो सही है। बात यही है, देखें कि हम सब बिन हैसुल कौम हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम जो हमारा अमल है या जो हमारे अवामिल है माजी के, उनको सामने रखें तो आपको एक एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाएगी। हम इदारों से नहीं लड़ सकते, इदारों को चाहिए कि वो हमारे ऊपर रहम करें। अब ये इस सिलसिले को ख़त्म कर दें कि ये मेरा चाहने वाला है, वो उसका चाहने वाला है, फ़लाना मेरे दाएं हाथ पर है, फ़लाना मेरे बाएं हाथ पर है। इन सब चीज़ों से आपको निकलना होगा। आप एज ए पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी कौम को बनाएं। आप छोड़ दें खुदा के वास्ते इन चीज़ों को। इस मुल्क में नफ़रत फैला फैला कर आपने 25 साल में बांग्लादेश बना दिया। अब खुदा ना करे इस मुल्क पे तो रहम कर दें। ठीक है जावेद साहब, ये मुल्क यकीनन जो बात हो रही है ना हमारी कि जहन साजी हो चुकी है, 10 साल 15 साल 20 साल लगेंगे, ये रियलिटीज़ को हमें तस्लीम करना चाहिए। अब वो जहन जो जावेद साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जो जहन साजी हो चुकी एक 15 साल के 18 साल के लड़के की, उसका जहन बन गया और वो 25 साल 30 साल में आ गया, अब उसको ख़त्म करना क्या ये ऑपरेशनों से ख़त्म हो सकता है, या उनकी इसी तरीके से तरबियत, उसी तरीके से उनकी रिहेबिलिटेशन करने की ज़रूरत? दोनों चीज़ें, ऑपरेशन भी जारी रहना चाहिए और उनके जो है ना माइंड को भी चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब लोगों को इतना अवेयर किया जाए कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो किसको नुकसान पहुंचा। माइंड तो उस वक्त चेंज होगा ना जब पीछे से स्टफ नहीं आ रहा हो। पीछे से स्टफ तो उसी तरीके से आ रहा है, पीछे से लोग उसी तरीके से ट्रेंड होके आ रहे हैं। यानी अभी 15 साल के बच्चे पे फिर काम हो रहा है, 30 साल का आदमी तो हो चुका वो काम, 15 साल के बच्चे पे फिर काम जारी है। फिर कैसे मुमकिन भाई? नहीं, 15 साल के बच्चे को भी आप समझाएं ना, मतलब अगर उसको कैसे, जब रियासत, अभी आपने ANP के जो सेनेटर हैं उनकी बात सुन ली ना, ANP के सेनेटर ने तो खुद एक्सेप्ट भी नहीं किया कि कौन ये लोग कर रहे हैं। उनका काम था ना, अगर उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो वो उसको डिलीवर करें, पहुंचाएं किसी तक। उन्होंने भी तो मतलब जो है ज़ूम आई ने बात की है। और जहाँ तक रोकने की बात है तो मतलब 15 साल के बच्चे को आप ये, उसका जाहिर सी बात है नापुख्ता जहन है, उसको रोका भी जा सकता है, उसको समझाया भी जा सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब पूरी पूरी फैमिलियों को खरीद लिया जाता है तो फिर उस वक्त चेंज करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुख्तार मदरसों पे बड़ी बात होती है कि ये सारा जो गड़बड़ कर रहे हैं ये सारी खराबी मदरसों की वजह से। दूसरा एंगल मदरसों के हवाले से है कि मदरसे जितना बड़ा इस मुल्क का बोझ उठाए हुए तालीम का, मैं समझता हूँ कि स्कूल भी इतना तालीम का बोझ नहीं उठाए। ये दूसरा एंगल है सोच का। दोनों मैं आपके सामने रख रहा हूँ, किसको आप दुरुस्त समझते हैं कि मदरसे इसमें और ख़राबी पैदा कर रहे हैं आपके ख्याल में, या वो एक बेहतर ट्रैक पर चल रहे हैं? देखिए मदारिस और इसमें एक अमेरिकी सेनेटर की मैं बात और कोट कर दूं, अभी गुज़िश्ता दिनों उसने खिताब करते हुए सेनेट में कहा कि पाकिस्तान में 24,000 ऐसे मदरसे हैं जिनको सऊदी अरब डायरेक्ट फंडिंग कर रहा है, और जहां पर शियों के खिलाफ और जहां पर मगरिब के खिलाफ जो है नफरत उभारी जाती है। तो ये रियलिटीज़ है आपके ख्याल में? देखिए मदारिस का तो इस्लामी माशरे में बहुत अहम किरदार है। ठीक है, मदारिस, मैं तुर्की गया था, तुर्की के मैंने मदारिस देखे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तालीम, हत्ता कि वहाँ साइंटिफिक तालीम भी बच्चों को दी जा रही है, साइंस भी सिखाई जा रही है, जदीद उलूम भी सिखाए जा रहे हैं। अगर आप बच्चों को आइसोलेट करके महज एक मखसूस नुक्ता नज़र की ही तालीम देंगे तो उसमें फिर बच्चा ज़ाहिर है जैसी टेक्साल होगी वैसा ही सिक्का निकलेगा। अमेरिकी सेनेटर की बात में किस हद तक सदाकत है आपके ख्याल में? वो कहता है 24,000 मदरसों को पाकिस्तान में सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग करता है। सर मैं जवाब दे दूं अगर आप इजाज़त? हाँ जी। बात सिर्फ इतनी सी है, देखें हज़रत, आज से 25 साल 30 साल पीछे चले जाएँ, हमारे यहाँ हमारे अपने आप के मुख्तार भाई जावेद भाई के घरों में ऐसा होता था कि पंजाब से या सरहद से या मरी से हम बच्चों को लेकर आते थे जो हमारे घरों में काम करते थे।
सही ना, उनको हम तनख्वाह देते थे 1000 रुपये 1200 रुपये, और पूरे महीने वो हमारे घर में रहते थे, महीनों रहते थे वो हमारे यहाँ। लेकिन उसके बाद तब्दीली आई, मौलाना फजलुर रहमान और उस वक्त के मौलाना तुफ़ैल, उन लोगों ने उस इलाके को, यानी सूबा सरहद जो था उस वक्त KP के, उसको, मरी को, इन एरियाज़ में जाकर उन बच्चों को मदरसों के लिए ख़रीद लिया। 1200 रुपये उनको घर में पहुँचाते थे महीना, और उन बच्चों की तरबियत हुई। मदरसा स्कूल एक है, आप उसे अरबी में मदरसा कहते हैं, इंग्लिश में उसे स्कूल कह रहे हैं, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मदरसा और निसाब स्कूल का तो फ़र्क है। निसाब असल चीज़ यह, निसाब में भी और फ़िरका वारियत में भी फ़र्क है हज़रत। कहीं शिया मदारिस हैं, कहीं सुन्नी मदारिस हैं, कहीं नजदी मदारिस हैं, कहीं वहाबी मदारिस हैं, कहीं देवबंदी मदारिस हैं। ये मुस्लिम मदारिस नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मखसूस जहन के लोग हैं जो अपनी अपनी परवरिश कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, ताकि आने वाले वक्त में इनकी तरफ कोई आंख उठा के देख। तो हर साल हज़ारों बच्चा जब मदरसों में जा रहा है जावेद कुरैशी साहब, हज़ारों बच्चा ट्रेंड हो रहा है और अपने अपने अकीदे और अपने अपने फ़िक़े के हिसाब से ट्रेंड हो रहा है, तो ये नफ़रतें तो पाल रहे हैं आप, क्या कहते हैं इस पर? नहीं देखें, 100% आप जो है ना मदारिस को वो मोरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। मदारिस में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, और जैसे मतलब एक अमेरिकन सेनेटर अगर ये बात कह रहा है तो अब उसके पास कहाँ से ये कैलकुलेशन आई, कहाँ से वो रिकॉर्ड लेकर गया कि उसने एकदम 24,000 मदारिस की बात कर दी और कहा कि एक मुल्क सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब अब ये बात दो रोज़ पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। 2 रोज़ पुरानी बात है या 20 रोज़ पुरानी बात है, उसने तो डायरेक्ट, अब उसको ये भी पूछा जाए कि पाकिस्तान में टोटल है कितने मदारिस, वो यकीनन ये भी कैलकुलेशन होगी उनके पास, मैं नहीं समझता कि इतने मदारिस जो है ना उनको मतलब कोई मुल्क इस तरह फंडिंग कर रहा होगा। और जहाँ तक ये बात है कि जी मदारिस का पॉजिटिव रोल भी है, और जाहिर सी बात है कि सामने आया कि कुछ मदारिस में शरारतें भी होती हैं जिनकी कंप्लेन भी है, गवर्नमेंट के पास भी है, और मतलब एक आम पब्लिक को भी पता होता है। आपको इंटीरियर सिंध का भी पता चला कि वहाँ की पता चला कि जी वहाँ कुछ मदारिस हैं जो मतलब ये कि वो उनके ख़िलाफ़ उन लोगों के पास मटेरियल है कि जी वहाँ जो है ना नेगेटिव एक्टिविटी। मुख्तार आकिल साहब, अभी CIA के चीफ जेम्स की एक जो बात सामने आई है वो बड़ी हिला देने वाली, शायद आज के अखबारों में वो शाया किया है, उनका CIA चीफ की बयान को अखबारों ने आज शाया किया है। उसमें ये बात बड़ी अहम है कि उसने कहा है कि तालिबान बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और इस साल अफगान हुकूमत का तख्ता उल्टा जा सकता है। अब मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में अपने इस रिलेटेड मौजू के हवाले से कि अगर अफ़गानिस्तान डिस्टर्ब होता है, वहाँ पर डिसेबिलिटी किस तरह की होती है, या वहाँ पर कोई ऐसी जो सूरत हाल पैदा होती है कि हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, तो अब ऐसी सूरत में आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अमन हो सकता है या दहशतगर्दी रुक जाएगी? देखिए, तालिबान के जो अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की है, तो तालिबान की अफ़गानिस्तान पर हुकूमत रह चुकी है। 1995 में मुल्ला उमर वहाँ पर अमीर सल्तनत थे और वहाँ तालिबान की हुकूमत रह चुकी है। अमरीकियों से इख्तिलाफ हुआ, अमरीकियों ने उस हुकूमत को तस्लीम भी किया हुआ था उस वक्त, लेकिन 95 में जाके 2 ही ममालिक ने तस्लीम किया था सर। एक पाकिस्तान ने किया था, एक सऊदी अरब ने किया था, और किसने किया? सऊदी अरब ने किया था, लेकिन उनकी सपोर्ट और बेकिंग जो है वो अमेरिका के साथ भी थी। वो तो ठीक है, लेकिन अमेरिका ने तस्लीम तो नहीं किया था उसको, बेकिंग वो तो आपके जरिए सारा काम करवा रहा था। बेकिंग तो थी ना उनकी, जो है वो 1995 तक वो हुकूमत चलती रही। मुल्ला उमर, मेरा क्वेश्चन सिर्फ स्पेसिफिक सर, वक्त खत्म हो गया, कि क्या तालिबान की अगर हुकूमत को टॉपल कर दिया जाए, वहाँ की अफगानिस्तान की हुकूमत तालिबान टॉपल कर देते हैं और अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं, या वहाँ पे और ज़्यादा खराबी पैदा हो जाती है, पाकिस्तान में उसके असरात आएंगे? तालिबान की जो पहले 1995 वाली हुकूमत थी वो पाकिस्तान फ्रेंडली थी उस वक्त, मुल्ला उमर की जो हुकूमत, ठीक है, लड़ाई नहीं थी, ठीक है। अब भी अगर तालिबान की हुकूमत होगी या जो भी हुकूमत होगी, बात सारी इंटरनेशनल फोर्सेस की है, अमेरिका की है, जो यानी हाँ आप और हम तो जो है, हमारा मुल्क जो है वो तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी में एक बहुत ही छोटा सा नुक्ता है। बात यह है कि वो किस तरह से सूरत हाल को किस तरफ लेकर जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस तरफ। अगर वो लड़ाई चाहेंगे, लड़ाई भी हो जाएगी, नहीं चाहेंगे, नहीं होगी। सारी बात जो है उन्हीं पर डिपेंड करती है, क्योंकि मंबा और सोर्स तो वही हैं सारी चीज़ों का। ठीक है कामरान साहब, वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपके कमेंट्स ले लूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त है, तालिबान की अगर वहाँ पे हुकूमत कायम हो जाती है या
मौजूदा हुकूमत वहाँ पर उसका तख्ता उलट जाता है तो एक और वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा कि आप बात किससे करेंगे अगर तालिबान आपके ऊपर यहाँ पर अटैक करते हैं या उनके अपने लोग भेज कर, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों जाके बातचीत की, आपने कुछ सेटल करने की कोशिश की मामलात को, तो फिर तो आपके यहाँ और ज़्यादा आपके ख्याल में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी हज़रत। तालिबान अटैक करें या मौजूदा जो अफ़गान हुकूमत है वो अटैक करे, अटैक तो कोई भी करेगा, मसाइल खड़े होंगे। तालिबान अगर अफ़गानिस्तान के दायरे में रहकर कोई काम करना चाहते हैं करें, पाकिस्तान का उससे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर अटैक तो कोई भी करेगा वो तो नुकसानदेह। नहीं, नुकसानदेह तो है जावेद कुरैशी साहब, वहाँ पे सूरत हाल अगर बिगड़ती है उसके असरात पाकिस्तान पे क्या पड़ेंगे? लास्ट वर्ड। पाकिस्तान पे जाहिर सी बात है असरात पड़ेंगे। आप जो बॉर्डर की सिचुएशन देख रहे हैं दोनों मुल्कों की, और जिस तरह मतलब ये कि वायलेशन भी होती रही, जो मतलब एक ये कहा जाता है कि जी अफ़गानिस्तान से लोग आते हैं, मतलब जो अभी जितने लोग आ रहे हैं उनकी आमद और बढ़ेगी, इसी तरह से वायलेंस भी बढ़ने के इम्कान का। बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब, जनाब कामरान रिजवी साहब, जनाब मुख्तार अकील साहब। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आप तक पहुँच गई। हमने कोशिश की इस मौजू के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात की जाए। बहुत सारे इसमें सवालात अभी बाकी हैं और मुख्तलिफ़ चैनल मुख्तलिफ़ हवालों से इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात मुसलसल होने की मज़ीद ज़रूरत है। और इसमें जो हमारी तरफ से खामियां हैं, जो हुक्मरानों की तरफ से खामियां हैं, रियासती इदारों की तरफ से जो खामियां हैं, उसकी निशानदही बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।